अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह है, नया अज़्म है, बहुत सारा नया जज्बा है, नया जुनून है, बहुत सारे नए मौज़ूआत हैं और बहुत सारी पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें नई डेवलपमेंट हुई है। और हमारी दुआ है उन तमाम लोगों के लिए जो कि इस वक्त फेस कर रहे हैं बहुत सारे चैलेंजेस, स्पेशली वो लोग जो कि सैलाब से मुतासिर हैं, लोगों की मदद के मुंतज़िर हैं और यकीनन उनके लिए जिस सिचुएशन में वो हैं वो सिचुएशन गुजारना बहुत मुश्किल है क्योंकि सैलाब बस्तियों की बस्तियों को निगल चुका है। दादू की तहसील जूही में तबाही के मनाज़िर देखे गए। मंचर झील में पानी का दबाव कम करने के लिए बंद की RD 52 पर मज़ीद एक कट लगा दिया गया है। इक़दाम क्यों नहीं उठाया गया? क्योंकि ये तो हम खबरें काफ़ी दिनों से देख रहे हैं मंचर लेक के हवाले से, तो अब जो काम था वो शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद नाअहली की वजह से नहीं हुआ फैसल, या आगे चल के हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा मुल्क भर में यौम दिफा कौमी जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 में आज ही के दिन रात की तारीकी में हमला करने वाले दुश्मन को ऐसा जवाब दिया गया जो उसे आज तक याद है। बहादुरी और शुजाअत की लाजवाल दास्तानें दिखाएंगे, सुनाएंगे इसी प्रोग्राम में। आर्मी चीफ के ओहदे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। पाक फ़ौज की आला क़यादत को बदनाम और कमज़ोर करने की कोशिश की गई। इमरान खान के बयान पर पाक फ़ौज में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। ये पहली दफ़ा नहीं कि खान साहब जो हैं फ़ौज पाकिस्तान पर इस तरह से तनकीद करते नज़र आए हैं, लेकिन हमने हमेशा यही पढ़ा है, हिस्ट्री हमेशा यही कहती है कि पाक फ़ौज हमेशा एक पेज पर होती है और जहां आर्मी चीफ देखते हैं पूरी हमारी पाक फ़ौज उसी जानिब देखती है। लेकिन खान साहब को शायद ये बात फैसल समझ में नहीं आती। तो इस पे क्या रिपरकशंस होने जा रहे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। अंधेर नगरी चौपट राज कराची में डाकू दंदन आने लगे हैं। आते हैं, बासानी लूटमार करके फ़रार हो जाते हैं और अगर ज़रा सी मज़ाहमत की जाए तो उस पर जान ले ली जाती है। कराची वाले कब तक ये फेस करते रहेंगे, इस पे भी आज शो में बात करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा चिकन के दाम बेलगाम हो चुके हैं। प्याज और टमाटर की कीमतें नीचे आई तो चिकन महंगा हो गया है। 1 किलो 600 रुपये में मिलने लगा है और कीमत में इजाफे की वजह क्या बताई जा रही है? या ये मुर्गियाँ भी मंगवानी पड़ी है जितनी महंगी हो गई हैं, और ये कब नीचे आएंगी ये कीमतें? क्या कोई इम्कान है या नहीं, या मज़ीद बढ़ जाएंगी? आज प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़, फ़िदा हुसैन बलोच की एशियन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में शानदार परफॉर्मेंस, 3 मेडल्स और एलीट प्रो कार्ड अपने नाम किया। फ़िदा हुसैन है आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान। लेकिन सबसे पहले हम इससे पहले के बात करें सैलाब की तबाहकारियों की भी, हम आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। और इसके अलावा जैसे हमने बात की फ़िदा हुसैन बलोच की, तो बलोची ज़बान की पहली फ़िल्म है, सिनेमा घर में इसने हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया है। इस फिल्म का नाम है डोडा, अब ये रिलीज़ हो गई है। इस पूरी मूवी की कास्ट जो है वो हमारे साथ प्रोग्राम में होगी, लेकिन सबसे पहले हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और शुरू में ही हम बात करेंगे सैलाब से मुतासिर लोगों की। क्योंकि ये वो चीज़ है जिस पे जितनी हम आपको अपडेट दें उतनी ही कम है, क्योंकि सैलाब से तबाही का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्पेशली सिंध सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% हमारा जो सिंध का हिस्सा है वो तबाह हो चुका है। मंचर झील में पानी का दबाव कम करने के लिए मंचर बंद की RD 52 पर मज़ीद एक कट लगा दिया गया है। तो ये वो इक़दाम है जो किया गया है मज़दूरों की बेलचों, एग्जैक्टली ये जो है मज़दूर अंधेरे में काम कर रहे हैं और फैसल शायद कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह चीज़ों को सेव कर लिया जाए। बेलचों और कुदालों का इस्तेमाल करके 3 घंटों में ये कट लगाया गया है, ठीक है। और पानी तेज़ी के साथ आबादी की तरफ बढ़ रहा है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक पानी वज़ीर आला सिंध के घर की यूनियन काउंसिल वाड़ समेत 5 यूनियन काउंसिल्स के 200 से ज़ायद देहात को अपनी लपेट में ले लेगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ 14 और 15 के दरमियान कट लगाया गया था, ताहम पानी के दबाव में कमी वाक़ई न होने की वजह से मज़ीद बंद पे एक कट लगाया गया है। सिचुएशन इस वक्त ऐसी हो चुकी है महक कि आपको फ़ैसला करना पड़ रहा है कि आप गांव को बचाएं, गोठों को बचाएं
के शहरों को बचाएं। और इसी वजह से कई जगहों पे हमने देखा कि जहाँ पे शहर की तरफ पानी बढ़ रहा था वहाँ पे इसी तरह के बंद पे कट लगाया गया और उस पानी को कम से कम शहर से तो बचाया गया, लेकिन वो पानी फिर कहाँ गया? उन गाँव और गोठों में गया। हम बात करें दादू की तहसील जूही, यहाँ सैलाब ने गाँव के गाँव निकल लिए हैं। शहर में कुछ नहीं छोड़ा है, कॉलेजेस हों, सड़कें हों, हर चीज़ पानी में डूबी नजर। ये देखें आप नाज़रीन, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि शायद यहाँ पे कभी रोड था, यहाँ पर लोग मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे थे, यहाँ पे स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, या बच्चे जो हैं वो उनकी नॉर्मल ज़िंदगी और सबसे बड़ी बात ये कि ये जूही वो पट्टी है कि जो सिंध का जो सयाती मकाम है गोरख, उसकी कनेक्टिंग पट्टी है। यहीं से होते हुए आप ऊपर की जानिब जाते हैं। तो आप सोच लें इस वक्त क्या सिचुएशन होगी। समा की नुमाइंदा खुसूसी इरफानुल हक ने वहाँ पर क्या देखा है, किस तरह के मनाजिर हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। 10 किलोमीटर का सफ़र तय करके जूही शहर पहुंचे तो एक गहमा गहमी थी। लोगों की बड़ी तादाद नकल मकानी की कोशिश कर रही थी। मकीनों ने अपनी कोशिशों से शहर को बचाने के लिए हिफाजती इक़दामात किए और बंद बांधा है, मगर MNV ड्रेन में पानी की सतह बुलंद होने से शहर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। देखिए, हम जोही शहर पहुंचे हैं। जोही शहर का बहुत बुरा हाल है। जोही तहसील मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब है। मुतासरा इलाकों में जहां दूसरे मसाइल ने मुतासरीन को घेर रखा है, वहां बीमारियां भी फूट पड़ी हैं। ज़्यादातर जो है तकरीबन हमारे जो दूसरी यूनियन काउंसिल्स हैं 10 की 10 जो है ना वो सारी की सारी डूबी हुई है। तो उनमें जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी हैं वो भी कुछ तो ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जो पानी में डूब गई हैं, वहाँ पर अमला भी नहीं पहुँचता। जोही के मकीनों को भी नहीं मालूम कि सैलाबी पानी कब उतरेगा, कब ये मुश्किलात कम होंगी और ज़िंदगी मामूल पर आएगी। कैमरामैन सनाउल्लाह डायरी के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। तो ये आपने सूरत हाल देखी है, ये दादू से आगे जूही है। और ये सिर्फ एक दादू की कहानी नहीं है, आप हैदराबाद देख लें, सक्कर देख लें, खैरपुर, नाथन शाह, इट्स ऑल गॉन। तो हमने कोशिश की आज भी कि हम जानें और वहाँ पे हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करें और आपको बताएं कि इस वक्त हमारे बहन भाई किस मुश्किल में फंसे हुए हैं। तो सक्खर और हैदराबाद से हमारे नुमाइंदेगान मौजूद हैं। सक्खर से साहिल जोगी हैं और इम्तियाज़ जो हैदराबाद से हैं। सक्खर की सूरत हाल ये है कि यहाँ बारिश रुके 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन शहर की 10 से ज़ायद कॉलोनीज से अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका। ये तो हमने सक्खर की सूरत हाल बताई है। और हैदराबाद का मामला ये है कि सैलाब मुतासरीन के लिए जो कायम करदा मॉडर्न टेंट सिटी है, यहाँ हज़ारों सैलाब मुतासरीन को ठहरा दिया गया है। और यहाँ पे सूरत हाल कैसी है, हम ज़रा पहले हैदराबाद का रुख करते हैं। इम्तियाज़, ज़रा दिखाइए लोगों को ये जो पूरा टेंट सिटी कायम किया गया है, फैसिलिटीज़ यहाँ क्या दी जा रही हैं, ठीक है, अप टू द मार्क चीज़ें हैं या किसी चीज़ की कोई कमी है? अजी बिल्कुल, देखें, सैलाब मुतासरीन जो दादू, मेहड़, कैंचा, जोही और वहाँ के जो सैलाब ज़दगान जो वो यहाँ पर आए, ये ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मॉडर्न टेंट सिटी लेबर स्क्वायर टंडो मोहम्मद खान रोड पर कायम की गई है। मैं अपने कैमरामैन जमील को कहूँगा कि ये दिखा दें कि मॉडर्न टेंट सिटी बिल्कुल जैसे कहा जाता है, हुकूमत की जानिब से तमाम जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको पैसे दिए गए थे ताकि सैलाब मुतासरीन की जो है फौरी तौर पर मदद, उनके रिहाइश, खाने पीने के तमाम तर बंदोबस्त किए जाएं। मगर सिंध के तकरीबन मुख्तलिफ अजला घूमे हैं, 50 से ज़ायद शहर मैंने दौरान सैलाब जो है वो कवर किए हैं। ऐसे इक़दामात मुझे कहीं नज़र नहीं आए, हैदराबाद में नज़र आए हैं। उसके अलावा अगर मुतासरीन की बात करें तो देखिए, मुतासरीन जो अपने घर का जो मज़ा होता है ना, जो सुकून मिलता है वो किसी और जगह पे नहीं मिलता। मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर सैलाब मुतासरीन हमें इंतहाई खुश नज़र आ रहे हैं। उनको 2 वक्त का खाना भी दिया जा रहा है। यहाँ पे फिल्टर प्लांट्स लगाए गए हैं। किसी भी जो है बीमारी के निपटने के लिए यहाँ पर जो है तिब्बी कैंप्स कायम किए गए हैं जहाँ पर माहिर डॉक्टर्स मौजूद हैं। उसके अलावा अगर किसी को टेस्ट की जा रही है तो वो टेस्ट के लिए यहाँ पर लेबॉर्ट्री भी कायम की गई है। फिल्टर शुदा पानी, लाइट की सहूलत, वाशरूम की सहूलत जो कि सैलाब मुतासरीन की नीड होती है, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है।
300 से ज़ायद टेंट लगा दिए हैं। हज़ारों के तादाद में ज़िला दादू के लोग यहाँ पर और कंदकोट के लोग यहाँ पर जो है रिहाइश पजीर हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी हमें खुश नजर आ रहे हैं, मगर मायूस भी हैं क्योंकि उनके अपने घर जो है वो तबाह हो चुके हैं। इम्तियाज, ये बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आप अपना घर छोड़ के इस तरह की जगह पर, ये एक तौर पे आर्जी पनाह गाह है, लेकिन फिर भी चलें हालात यहाँ पर सिचुएशन सेटिस्फाई हैं। साथ रहिएगा। साहिल जोगी हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त 0 पॉइंट कच्चे के इलाके में है। साहिल, आप मुझे बताएं यहाँ क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्या मनाजिर है यहाँ पर? जी महक, देखें कि सखर में जिस तरह से ये बारिश की तबाहकारियाँ हैं तो ये मुख्तलिफ है हालात, क्योंकि सिंध के दीगर जो इलाकों में तो सैलाब के बायस शहर डूबे हैं, लेकिन सखर शहर जो सिंध का तीसरा बड़ा शहर है वो बारिश के पानी से डूबा है। हम इस वक्त 0 पॉइंट के इलाके नुमाइश ग्राउंड और मीरानी मौला में मौजूद हैं। मेरा कैमरा मैंने ये देखा है कि यहाँ पर आप ये देखें कि बारिश के जो है यहाँ पे घर डूबे हुए हैं, इनका जो कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब है और बच्चे, खवातीन जो है इस गंदे पानी में रहने पर मजबूर है। तो अब जो है यहाँ पर बीमारियां भी फूट पड़ी है। यहाँ पर शहरी है, हम उनसे जानते हैं कि आप किस तरह से इस पानी में रह रहे हैं, कब से? सर, हमें तो ये 3-4 महीने हो गए इसी पानी में रह रहे हैं। इतना हमारा हाल बुरा हुआ है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे सारे बीमारियों में मुब्तला हैं। कल यहाँ से गए तो एक मैयत उठा के, कोई जाने वाली जगह नहीं थी, मैयत कहाँ से उठाएं? हमने आज से 3 महीने पहले वारंट दिया था जिसको, वो भी हमें पूछने के लिए नहीं आया था क्या है क्या नहीं है। हमारे बच्चे सारे बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, हमारे बड़े बीमारियों में मुब्तला हैं। हमें खुद पाँव सारे फट गए हैं, इतने इतने हमारे रोजगार हैं, चरखे चला रहे हैं, वो चरखे बंद हो गए। जी, आपने सुना कि ये कितने लोग परेशान हैं। ये सिर्फ इस इलाके की बात नहीं है, लेकिन सखर शहर की 10 से ज़ायद कॉलोनियाँ हैं। शहबाज कॉलोनी, बेनज़ीर कॉलोनी, गोल टकरी, भूसा लाइन, इस्लाम कॉलोनी, गुलशन इकबाल कॉलोनी और दीगर इलाकों में भी इसी तरह से पानी जमा है। लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही है कि किस तरह से वो बाहर निकले, और अब तो जो है घर भी गिरना शुरू हो गए हैं। बीमारियां जो है वो बच्चों, बड़ों, बुजुर्ग और खवातीन में फूट पड़ी है। गैस्ट्रो, मलेरिया, डायरिया और दीगर जो जिल्द की बीमारियां हैं वो साहिल, मुझे ये बताइएगा कि आप भी इस पानी में खड़े हैं जिस पानी में ये लोग खड़े हैं, तो हुकूमत की तरफ से कोई मशीनरी नहीं आई, कोई इमदाद नहीं आई कि पानी निकाली जाए, कोई डॉक्टर्स की टीम नहीं आई कि कम से कम इन बच्चों को ही ट्रीट कर दिया जाए? नहीं फैसल भाई, यहाँ पर जो है ना मुंतखब नुमाइंदे नज़र आ रहे हैं हमें। ये लोगों का भी ये कहना है कि यहाँ पर तो कोई इंतजामिया वाला भी नहीं पहुँचा, और ये जो हल्का है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हल्का है, लेकिन यहाँ पर जो है अभी तक मुंतखब नुमाइंदे नहीं पहुँचे। ये लोग जो है खुले आसमान तले, घरों के बाहर जो कुछ इलाका बचा हुआ है वहाँ पर ये बैठे हैं, मजबूर हैं, और यहाँ पर जो है टेंट भी इनको नहीं दिए गए। जब हमारी बात हुई है ज़िले इंतजामिया थे तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जावेद अहमद का ये कहना था कि हमें पीडीएमए की जानिब से 5,500 टेंट मिले थे जो हमने तकसीम कर दिए हैं। जिस तरह से वज़ीर आला सिंध ये दावे कर रहे हैं कि लाखों हमने जो है टेंट दिए हैं, लेकिन सखर जो सबसे बड़ा मुतासिर हुआ है, लेकिन सखर में जो है सिर्फ और सिर्फ 5,000 5,500 टेंट जो है पीडीएमए की जानिब से जो दिए गए हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से अभी तक यहाँ पे टेंट तक नहीं मिले हैं। यहाँ पर 300 से ज़ायद जो देहात है। साहिल, जो टेंट आप कह रहे हैं ना, जहाँ पर सहूलियत अच्छी हैं हमने वो भी दिखाया, और जहाँ पर सहूलियत ऐसी हैं कि सवाल उठ रहे हैं कि इंतज़ामिया कहाँ है, सिंध हुकूमत को यहाँ पर होना चाहिए था, और जिनका ये इलाका है, जिनसे इन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, उन्हें फ्रंट फुट पर होना चाहिए था, वो कहीं पर नज़र नहीं आए। साहिल, आपका भी शुक्रिया, और इम्तियाज़ आपका भी शुक्रिया, आप लोगों ने। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। स्वात के बालाई इलाकों में सैलाब के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि अब रिलीफ और बहाली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन, उन्होंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर स्वात अबरार वजीर से गुफ्तगू की है, देखिए। जिस वक्त मैं स्वात के इलाके बहरैन में मौजूद हूँ, बहरैन स्वात का सयाहती इलाका है और यहाँ पे रौनकें हुआ करती थी, लेकिन हालिया सैलाब के बाइस यहाँ पर भी तबाही मची है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये जो दरिया का पानी बह रहा है, ये कालाम रोड हुआ करता था, अब ये दरिया में बदल चुका है।
बीच में जो इमारतें हैं ये भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुई है और काफ़ी सारी इमारतें बह चुकी हैं। और अभी हमें जो नज़र आ रही हैं या तो पत्थर नज़र आ रहे हैं या मलबा हमें नज़र आ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है, रिलीफ एक्टिविटीज़ जारी है, इसी तरह रिहेबिलिटेशन की सरगर्मियाँ भी शुरू हो चुकी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर स्वात रिलीफ इब्रार वज़ीर ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, इंतज़ामिया बहाली के लिए क्या इक़दाम उठा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जो रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह वो 8 दिन बाद कंप्लीट हो चुका है। 3,000 लोगों को हमने निकाला है, उनको सेफली पहुंचाया है। इसके अलावा जो लोग पहले से ट्रैप थे उनके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खाने का इंतज़ाम, फ्री स्टे का इंतज़ाम, ये सारा हमने किया था। होटल जो हमारी एसोसिएशन है उनके साथ मिल के। अभी सेकंड फेज़ जो हमारा है वो रिलीफ तो हमारा एक लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन अभी जो रोड का नेटवर्क है उनको बहाल करना है। 44 किलोमीटर की ये लंबी रोड है मदियन से लेके कालाम तक। जगह जगह इसके इशू हैं, जगह जगह रोड हिट हुई है। पहले 24 to 48 आवर्स में हमने काफ़ी इसमें प्रोग्रेस दिखाई है। अभी 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये रोड बैडली डैमेज है। चमगढ़ई है, मासूमाबाद है और मंकियाल है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने NHA और CNW के साथ मिल के वुडन ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर लिया है टेम्प्रेरी बेसिस पे। इसी तरह एक टेम्प्रेरी बेसिस पे कालाम में इंशाल्लाह अगले 48 आवर्स में कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब है ये कॉन्टेक्ट में अगले 48 आवर्स में कोई 20 जो चेयर लिफ्ट हैं वो हमने प्लान किया है, वो लगाएंगे जो कि दोनों तरफ कोई 17 विलेजेस को कनेक्ट करेंगे। साथ साथ राशन अभी तक हमने कोई 45,000 किलो राशन पहुंचाया है, यहाँ कालाम से लेके गबराल तक और गबराल से लेके अनकर वैली तक। इसके अलावा हमने 17 मेडिकल कैंप्स लगाए हैं और मेडिकल कैंप्स हम उसमें अद्वियात भी पहुंचा रहे हैं बाय हेली, उसमें हम वहाँ से मरीज़ों को भी उठा रहे हैं। हमने तकरीबन 2000 kg से ज़्यादा मेडिसिन फराम किए हैं वहाँ पे जितने भी बीमार लोग थे, जितने भी मेडिकल कैंप्स थे। बहुत शुक्रिया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर स्वात की बात है अपनी सुनील का ये कहना था कि रेस्क्यू का मरहला मुकम्मल हो चुका है, रिहेबिलिटेशन और इसी तरह अब जो राब्ता पुल बह गए थे उनको दोबारा जो है बहाल करने की कोशिश की जा रही है। चंद पुलों को बहाल किया गया है और जो मेन इनका अब जो बड़ा मंसूबा है या उनकी जो अवलीन तरजीह है वो कालाम रोड है कि वो किसी न किसी तरीके से ये बहाल हो ताकि लोगों को आमदोरफ्त में आसानी हो। हमें शहाबुद्दीन जो है वो स्वाद से अपडेट कर रहे थे। अब हम मज़ीद ऊपर की तरफ यानी चित्राल की सूरत हाल आपको बताते हैं। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको शदीद नुकसान पहुँचा है। अपर चित्राल की बात की जाए, यहाँ ज़रिया माश जो है वो सेब के बागात हैं बहुत ज़्यादा। कुदरती आफत से ये बुरी तरह मुतासर हुए हैं। दैट्स मीन काश्तकारों को भारी नुकसान भी हुआ है। सैफुर रहमान अजीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं। काश्तकारों की साल भर की मेहनत भी सैलाबी रेले से बर्बाद। कुदरती आफत ने जहां चित्राल के इंफ्रास्ट्रक्चर और इमलाक को तबाह किया, वहीं तैयार फसलें और मेवाजात भी बेरहम लहरों की जद में आए। सेब की फसल के लिए मशहूर मस्तूज के इलाके बरीब, खोश और यारखून वैली में काश्तकार फसलें बर्बाद होने पर परेशान हैं। खुबानी, नाशपाती और दूध की फसल को भी नुकसान पहुंचा। रिंग रोड से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से 2 हाइड्रो पावर्स उस CBC में ख़राब हो चुके हैं। हमें गवर्नमेंट से हमारा रिक्वेस्ट है इस एरिया को असेसमेंट किया जाए और रिलीफ फूड आइटम्स कम से कम 700 घरानों के लिए 3 महीने का खुराक हमें चाहिए और गरीबों के लिए 6 महीने का खुराक चाहिए। चंद दिनों पहले इधर सैलाब आया जिसकी वजह से इनके सारे जो बागात थे वो तबाह हो गए हैं। अभी इधर के लोगों के पास अपने खर्चे चलाने का कोई ज़रिया नहीं है, लिहाजा हुकूमत से अपील है कि इनकी मदद के लिए कोई इंतज़ाम किया जाए। मौसम सरमा के दौरान मुतासिर इलाकों में मवेशियों की खुराक की किल्लत का भी खदशा पैदा हो गया है। हुकूमती इदारों को इस जानिब भी तवज्जो देने की जरूरत है। सैफुर रहमान अजीज, समा, चित्राल। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज 6 सितंबर है यानी मुल्क भर में यौम दिफा सादगी से आज मनाया जा रहा है। आपको याद दिलाया 1965 में आज ही का दिन था जब बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया था। ऐसे में मुसल्लह अफवाज ने उनके अज़ाइम को खाक में मिला दिया था। दुश्मन आज तक भूल नहीं पाया है।
और फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जान का नजराना पेश करने वाले कौम के बहादुर सपूत हमारा फ़ख्र है। पाक फ़ौज से वाबस्ता एक ऐसे ही बहादुर ऑफिसर जिन्होंने मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, शहीद मेजर अहमद रज़ा के अहले खाना से मिलवा रहे हैं कोयटा से नूरुल आरिफीन। मेजर अहमद रजा शहीद को हमसे बिछड़े 14 साल बीत गए। सिब्बी खजक से ताल्लुक रखने वाले बहादुर अफसर ने मुल्क की खातिर 13 मई 2008 को दौरान ड्यूटी यूएन मिशन पर जामे शहादत नोश किया। वो आइवरी कोस्ट में ट्रैफिक हादसे में शहीद हुए। अहमद रजा की शहादत पर अहले खाना को फख्र है। भाई जो है ये उधर से C-130 में आया छुट्टी पे ना घर, तो आते के साथ वालदा जो थी हमारी जान नमाज पे सजदे में थी, तो अहमद ने जो है आके उनके पाँव को चूमा ना, तो वालदा साहिबा ने सर उठाया, बोला मुझे पता चल गया कि मेरे बच्चों में जो है मेरे पाँव के तलवे जो है सिर्फ अहमद प्यार करता था, मोहब्बत करता था। तो अल्लाह पाक ने जो है उनको इसीलिए इस दर्जे के लिए मुंतखब किया। तो बहादुर अफसर के बड़े भाई प्रोफेसर मसूद अहमद कहते हैं, मेजर अहमद रजा शहीद बहन भाइयों के चहीते और सबसे छोटे भाई थे। पाक फौज ने गमज़दा खानदान का हर लम्हा साथ दिया। पाक फौज भी हर मरहले पे ताउन करती हैं, जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है, जिस भी मसले में। जिनको वो शहीद डिक्लेयर करते हैं तो उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छी मराहत रखी हुई हैं, और वालदा साहिबा की वफ़ात तक पेंशन उनको मिलती थी। मेजर अहमद रजा अपनी आजी, मिलनसारी और मोहब्बत के बाइस न सिर्फ अपने इदारे बल्कि आबाई इलाके में भी हर किसी के दिल में बसते थे। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। अभी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यौम सितंबर है और यौम दिफा है, वो दिन कि जब बुज़दिल दुश्मन ने ये ठानी कि वो लाहौर जिमखाना में आके नाश्ता करेंगे, लेकिन वो नाश्ता और चाय की प्याली आज तक याद रखी जाएगी। लेकिन अब ज़माना बदल रहा है और अब हम हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर की जानिब बढ़ रहे हैं। तो बंदूक की जंग और टैंक की जंग से लेके ये इंटरनेट की जंग तक का सफ़र, इसको किस तरीके से अफवाज पाकिस्तान ने टैकल किया है, उस वक्त क्या हालात थे और अब क्या मामलात बन रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब। आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो गो के हम आज का ये दिन सादगी से मना रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्क भर में जो भाई बहन हैं वो सैलाब ज़दगान इस वक्त हमारी तरफ ही देख रहे हैं, लेकिन वहाँ भी अफवाज पाकिस्तान भरपूर काम में मशगूल है। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ज़रा आज 6 सितंबर के हवाले से बात करते हैं। आपकी भी अपनी मेमोरीज़ होंगी और अब जब एक फ़ौज में इंडक्ट होता है तो उसका सबसे देरीना ख्वाब ये होता है या तो गाजी या शहीद। जिस वक्त 65 में ये तमाम तर मामलात हुए और ये सितंबर से थोड़ा पहले ही चीज़ें होना शुरू हो गई थी, भारत ने छेड़खानी शुरू कर दी थी, क्या माहौल बना था सर उस वक्त, जिस वक्त ख़ास तौर पे हमें पता चला था कि ये भारत ने जो है वो आगे की तरफ पेशकदमी वो भी रात के अंधेरे में शुरू कर दी है? किस तरह का मोराल था, कैसे जो है हमने अपलिफ्ट किया था अपने आप को, ज़रा बताइए। जी फैसल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अभी मैं जब वर्चुअल ग्रीन रूम में था और आप शोहदा की फैमिलीज़ के क्लिप्स दिखा रहे थे, तो आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है जो लोगों की उन्होंने कुर्बानी दी है। मुझे याद है मैं एक दफ़ा एक शहीद सिपाही जो बहुत बहादुरी से शहीद हुए, मैं उनका जस्ते खाकी लेके उनके घर गया और मैं रास्ते में ये सोच रहा था कि ये इतना बहादुर और जिस तरीके से ऑपरेशंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो इनके वालिदैन कैसे होंगे। और यकीन करें कि मैं जब उनकी वालदा से मिला तो मुझे यकीन हो गया कि ये वो यूनिवर्सिटी है, ये वो दर्सगाह है जहाँ से इस शहीद को मोहब्बत का, वतन से मोहब्बत का जज्बा और इसार और कुर्बानी और बहादुरी अता हुई।
इसी तरह मैं अब कल मेरी अपनी यूनिट के एक यंग कैप्टन वली जो कि एक स्कूल, छोटे से स्कूल में वज़ीरिस्तान के अंदर एक माली के बेटे थे और 14-15 बहन भाइयों का भाई थे, और इतनी जब ISSB के लिए जाना था तो वालिद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किराए के पैसे इकट्ठे कर सकते, तो वो ही एम्ब्रेस शहादत यस्टरडे। और लोग तो कुर्बानी दे रहे हैं मुल्क के लिए और एक जज्बे के तहत है। जैसे आपने कहा, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि ये भारत ने तो छेड़खानी बहुत पहले शुरू कर दी थी हमारी आजकल, और आपने हाइब्रिड वॉरफेयर की बात की। हमारी यंग जनरेशन को आजकल ये बताया जाता है, कुछ गलत नैरेटिव क्रिएट किए जाते हैं कि जी जो 65 की वॉर है इसमें शायद कश्मीर वाली साइड से खुदा न खास्ता शायद हमने पहले कुछ किया था। उससे बहुत पहले, ये तो सितंबर, अक्टूबर और अगस्त की बात है, इससे बहुत पहले जो मार्च अप्रैल के अंदर इंडिया ने अपनी एक 2 कोर्स रेस करना शुरू कर दी थी, एक 1 कोर और एक 11 कोर। और इन दोनों कोर्स का जो एक्चुअली टास्क था, जो इन्होंने इवेंचुअली करना था, वो इन्होंने गुजरांवाला के पीछे से जाके, जो हमारी फूड बास्केट है, उस वक्त तो हमारा जो ग्रेनरी थी या जो जहाँ से हमारी खुराक सेंट्रल पंजाब था, वो यही इलाका था क्योंकि डैम्स नहीं थे और तरवेला और मंगला भी नहीं बना था, कैनाल्स नहीं थी, तो यहीं से ये दिस वाज द प्लेस। तो वो लाहौर को इन्वेस्ट करके लाहौर के पीछे जाके उन्होंने सारे एरिया पे कब्जा करना था। दिस वाज बैक इन मार्च एंड अप्रैल। तो इसको ज़ाहिर है हमारी आर्मी ने और हमारे जो इंटेलिजेंस सेटअप्स हैं उन्होंने भी पिक कर लिया था, और फिर हमने भी अपनी प्रिपरेशंस की थी। लेकिन जो 65 की वॉर की स्पिरिट है, वो स्पिरिट जो थी वो कुर्बानी की थी, वो विल टू फाइट की थी, और वो बहादुरी की और एक जज्बे की थी। क्योंकि अगर आप देखें तो दोनों साइड पे बहुत एसिमेट्री थी। अगर आप एयरफोर्स को देखें तो हमारे पास 11 स्क्वाड्रन थे और इंडियन एयरफोर्स के 28 स्क्वाड्रन थे। हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ जो थी वो 2 लाख के करीब थी, और इंडियन आर्मी उस वक्त 5 लाख के करीब थी, और इवन वेपन और इक्विपमेंट में भी सिमेट्री नहीं थी। लेकिन इस जो एसिमेट्री है, इसको जज्बे ने और कुर्बानी ने और शेवलरी ने, बहादुरी ने, उसके थ्रू हमने जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट किया। और ना सिर्फ फ़ौज ने बल्कि जो हमारी आवाम है, जो लोग हैं, वो बहुत सारे आपने सुना होगा कि लोग इवन वाघा पे देगें पका के खड़े होते थे, अपने ट्रुप्स को मोटिवेट करते थे। फिर 9 सितंबर को और 10 सितंबर को जो मैडम नूरजहां के जो 2 सॉन्ग्स आए, उन्होंने सबको ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। सो पूरी कौम एक साथ थी, क्योंकि जंग कोई भी जो है वो कौम लड़ती है, जंग जो है फौज नहीं लड़ती। और यही हाइब्रिड वॉर का लेसन भी है कि हाइब्रिड वॉर में यही किया जाता है कि कौम को फौज से जुदा किया जाता है, कौम को फौज से अलग करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल कर्नल साहब, कोई भी वक्त हो, उस वक्त में किसी भी कौम का मुत्तहिद होना, उनका एक होना बड़ा ज़रूरी होता है। बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, आज अहम दिन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। और जो बात करते हैं ना पाक फ़ौज की, तो हमारे सर फ़ख्र से बुलंद होते हैं। 6 सितंबर 1965 को शक्करगढ़ जस्टर के मकाम पर भारत ने भारी टैंक से हमला किया, तो सरहदों की हिफाजत पर मामूर नाइक अब्दुल अजीज़ नवाब की जानिब से जुर्रत और शुजाअत की दास्तान अपने खून से लिखी गई। इस पर मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा समा मोहम्मद काशिफ जावेद। जी काशिफ। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तारीख शहदा के खून से तहरीर की गई है। आज मैं जिस मुकाम पे मौजूद हूँ, ये जसड़ का मुकाम है, जहाँ पे 6 सितंबर 1965 को भारत ने भारी कैंप जो टैंक थे उनकी खेप के साथ पाकिस्तान पर ये सोच के हमला किया कि पाकिस्तान की सरहदों के निगहबान मीठी नींद सो रहे होंगे, लेकिन उनको नहीं था मालूम कि सरहदों की निगहबान नाइक अब्दुल अजीज़ जैसे सिपाही अपने मुल्क की जान कुर्बान करने को तैयार बैठे हैं। नाइक अब्दुल अजीज़ ने मौके की मुनासिबत से अपने जिस्म के साथ बांध कर उस पुल पर लेट गया, जिस पुल से भारत अपनी पेश कदमी जारी रखे हुए था। पुल उड़ने के बाद भारत को पसे पट्टा जो वापस नाकामी की शक्ल अख्तियार करते हुए लौटना पड़ा। मैं नाइक अब्दुल अजीज़ के बारे में मज़ीद बताता चलूँ तो नाइक अब्दुल अजीज़ की इस शहादत को पाकिस्तानी फ़ौज और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यादगार बना के उनको सलाम पेश किया जा रहा है। आज के दिन यहाँ पे शहरी यहाँ पे आते हैं, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं करते हैं, यहाँ पे फूलों की पत्तियाँ चढ़ाई जाती हैं, जबकि पूरी कौम की तरफ से सारी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि जैसे नाइक अब्दुल अजीज़ ने अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश किया, अगर भारत ने मैली आंख की तरफ पाकिस्तान की सरहद की तरफ देखा तो हर शहरी नाइक अब्दुल अजीज़ जैसा किरदार अदा करेगा। जी बेशक, और आज भी वो जश्न में
मौजूद है। यौम दिफा पाकिस्तान ऐसे में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि 6 सितंबर पाक अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। पाक अफवाज के अज़्म की पुश्तपनाही अजीम पाकिस्तानी कौम ने की। अफवाज पाकिस्तान ने तमाम मुश्किलात से मादर वतन की हिफाजत की। तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से अहम पैगाम। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर पाक अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। पाक अफवाज के अज़्म की पुश्तपनाही अजीम पाकिस्तानी कौम ने की। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शहर कायद का रुख करते हैं जहां ना जान महफूज है ना ही माल महफूज है। डाकू दंदनाते फिरते नजर आते हैं। दिन की रोशनी में भी शायद ही कोई ऐसा शहरी होगा जो लुटेरों से महफूज हो। इस शहर में मुसल्ला अफराद आते हैं, लूट मार करते हैं, चले जाते हैं। दिन की रोशनी हो, रात का अंधेरा हो, ये किसी से डरते नहीं हैं, बासानी फरार हो जाते हैं। और कोई मज़ाहमत करे तो उसकी जान लेने में फैसल एक सेकंड भी नहीं लगाते। ये मुख्तलिफ मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोपहर के भी मनाजिर हैं, हमने इससे पहले आपको रात का भी मंजर दिखाया। कितनी आसानी से बाइक ले गया। ये तो मतलब कटी पहाड़ी, ये तो मतलब के गढ़ हो गया है। लोग आते जाते यहाँ पे जो है वो लुटते रहते हैं। कराची में पुलिस से बेखौफ डाकुओं का राज है। लियाकताबाद में घर के बाहर बैठे 4 नौजवानों से मोबाइल फ़ोन छीन लिए और जाते जाते गोली मार दी। 30 साल तैयब को उन्होंने कत्ल कर दिया। कराची में गली महल्ले तो पहले ही गैर महफूज थे, अब घरों की दहलीज तक महफूज नहीं रही है। 4 सितंबर की रात को लियाकताबाद सीवन एरिया का 30 साला मोहम्मद तैयब बिजली ना होने की वजह से घर के बाहर अपने 4 दोस्तों के हमरा मोबाइल पर पाक भारत मैच देख रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर 2 मुलजिमान आए और चारों दोस्तों से मोबाइल फोन छीन लिए और जाते हुए गोलियां भी चला दी, जिसकी जद में आकर तैयब जाँ बहक हो गया। 4 दोस्त बैठे हुए थे, फौरन आए, उन्होंने मोबाइल छीने, बस उन्होंने दे दिए। 4 मोबाइल लेके गए, वो मज़ाहमत नहीं की, उन्होंने बस ज़रा सी हवा में बस गोली, फौरन बात करते करते गोली मारी उन्होंने। इतवार को ही लियाकताबाद इरम बेकरी 4 नंबर पर पंचर की दुकान का मालिक मुजम्मिल भी डकैतों की गोलियों का निशाना बना। 1 सितंबर को कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर मुफ्ती साले मोहम्मद कत्ल। उसी रोज कोरंगी सनती एरिया में 17 साला तलहा घर के बाहर गोली का निशाना बना। 2 सितंबर को गुलिस्तान जौहर में लंदन से डबल MBA करके आने वाले जीशान को अहलिया और बच्चों के सामने कत्ल किया गया। औरंगी टाउन बलोच कोट में कबाड़िये की दुकान पर फायरिंग से अब्दुल हसीब जाँ बहक हुआ। 3 सितंबर को औरंगी टाउन मोमनाबाद में होटल पर खाना खाते हुए डकैतों की फायरिंग से उस्मान जिंदगी की बाजी हार गया। इसी रोज कोरंगी 2.5 नंबर में शफी नामी शख्स डकैतों की फायरिंग से जाँ बहक हो गया। 4 सितंबर को मॉडल कॉलोनी में दूध की दुकान का मालिक उस्मान फायरिंग से जाँबर ना हो सका। इलाका बिल्कुल जो है ना गैर महफूज हो गया है। लोगों की न माल महफूज है न जाने महफूज है। यही सन्नाटा होता है, लाइट जाती है, सन्नाटे के टाइम पे ये काम हो रहा है। लेकिन अगर कहने जाए तो कोई बस आते अपनी कार्रवाई पूरी करते और चले जाते हैं। एक तरफ डकैत बेलगाम है और दूसरी तरफ पुलिस की संजीदगी का आलम यह है। लियाकताबाद में पुलिस मोबाइल में कपड़ा डालकर मुलजिमान को बिठाकर खुद पराठे लेने में मसरूफ है। कोर्ट लेके जा रहे हैं, कोर्ट लेके जा रहे हैं तो पराठे क्यों ले रहे थे रास्ते में रुक के? इतने अगर अहम मुलजिमान है तो पराठे क्यों खरीद रहे थे रुक कर? अभी नाश्ता करना ना। पुलिस के मुखबिराना निज़ाम और इदारों के दरमियान मुलजिमान से मुताल्लिक इंटेलिजेंस शेयरिंग को फाल करने की ज़रूरत है ताकि डकैतों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जा सके। कराची में पुलिस को अपना गश्त बढ़ाना होगा ताकि शहरियों में पैदा होता अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ख़त्म हो सके। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। ये एक नहीं, ना जाने कितने ऐसे वाक़यात आए रोज़ कराची में होते रहते हैं। समा के हेड ऑफ क्राइम डेस्क अहमद रहमान खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मियां शहबाज शरीफ इस वक्त इस्लामाबाद में शकरपड़ियाँ में मौजूद हैं, इस्लामाबाद मॉन्यूमेंट, और यहाँ पे उन्होंने जो यादगार शोहदा है वहाँ पे फूलों की चादर भी चढ़ाई है। यादगार शोहरा पर उन्होंने हाज़िरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद मॉन्यूमेंट शकरपड़ियाँ पे। यौम दिफा के मौके पे वज़ीर-ए-आज़म ने पाक फ़ौज के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश किया है। आज का वो दिन कि जब कई साल का हमारा जो दुश्मन था, जिसने कई साल की अय्यारी और चालाकी के साथ रात के अंधेरे में मज़मूम मकासद के तहत हम पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन पाक अफवाज और पाकिस्तानी कौम ने मिलकर उसका मुकाबला किया। पाक फ़ौज के बहादुर सपूत कहीं BRB केनाल पर सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हो गए और कहीं नारोवाल शकरगढ़ के मुकाम पे दुश्मन को धूल चटाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी कौम आज अपने शहीदों और गाजियों को सलाम पेश कर रही है, जिन्होंने आज से 57 साल पहले पाकिस्तान पर अंधेरे में जो दुश्मन ने हमला किया, उसका ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए दीवानावार मुकाबला किया और अपने खून से पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की। हमारे इन अफसरों और जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके पाकिस्तान को दुश्मन के मकाराना हमले से न सिर्फ बचाया, बल्कि धरती की एक एक इंच की अपनी जानों से ज़्यादा हिफाजत की और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। आज पूरी कौम उन शहीदों को सलाम पेश करती है, गाजियों को सलाम पेश करती है। आज से 57 साल पहले जो दुश्मन ने मकारी की थी, एक मुल्क जो पाकिस्तान से हुजूम के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से 4 गुना बड़ा था, पाकिस्तान की अफवाज ने अल्लाह के सहारे और अपने अकीदे और मुसम्मम इरादे के बलबूते पर दुश्मन के तमाम नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। आज जब पूरी कौम उन शुहदा और गाजियों को सलाम पेश कर रही है, आज फिर सैलाब के हवाले से पूरी कौम यकजां दो कालिब है। आज फिर जंगे सितंबर की तरह ना कोई पंजाबी, ना पठान, ना सिंधी, ना बलोच, न कश्मीरी, न बल्ती, बल्कि मुसलमान और पाकिस्तानी की तरह एक लड़ी में परोए जा चुके हैं और इन तलातुम खेज़ दरियाई और बारिशी सैलाब का दिन रात मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले कुदरती आफत के हवाले से इससे बड़ी तबाही
देखती आंख ने देखी नहीं थी। पूरी कौम, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें और अफवाज पाकिस्तान मिलकर इस आफत का मुकाबला कर रहे हैं और दुखी इंसानियत का हाथ थामे हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान के अफसरों और जवानों ने एक मरतबा फिर अपनी जानों का नजराना पेश किया है, चाहे वो लासबेला का मुकाम है या पाकिस्तान के अंदर कोई और मकाम। वो दिन रात अपने भाइयों और बहनों को महफूज मकामात तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आज पूरी कौम मेजर रफ़ीक अजीज़ भट्टी को सलाम पेश कर रही है। आज पूरी कौम मेजर शबीर शरीफ शहीद को सलाम पेश कर रही है। आज पूरी कौम स्क्वाड लीडर सरफराज रफ़ीकी को सलाम पेश कर रही है। आज पूरी कौम मेजर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन उपल को सलाम पेश कर रही है। हर उस शहीद को, हर उस गाजी को जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए पाकिस्तान की एक एक इंच को महफूज किया। ये अजीम कुर्बानी की दास्तान रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर ये मुल्क अक़वाम आलम में अपना मकाम हासिल करेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुख्तसर खिताब कर रहे थे यौम दिफा के मौके पे, और उनका कहना था कि आज से 57 बरस कबल जब दुश्मन ने मैली आँख से मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की जानिब देखने की कोशिश की तो उसको हर मुहाज पे मुँह की खानी पड़ी, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, बर्री अफवाज, चाहे वो फ़िज़ाइया हो या चाहे वो बहरिया हो, या फिर इस कौम का एक एक बच्चा जो वागा तक पहुंच गया था और सिर्फ इस बात पे डटा हुआ था कि हमें भी दुश्मन से लड़ने दो। ये एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि कराची में जैसा कि हमेशा होता है जराइम सर उठाते हैं और ऐसे सर उठाते हैं कि लगता है कि कोई वाली वारिस नहीं है यहाँ पे। अब गली कोने खुदरों की बात नहीं, अब तो मेन शाहराहों चौरंगी पे लोग दिन दिहाड़े और रात में भी लुटने लगे हैं। अहमद रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आपने रिपोर्ट भी बड़ी मुफस्सिल बनाई। ये एक बार फिर हम वही सवाल और एक बार फिर हम उसी कंडीशन में बैठे हैं, चाहे वो कटी पहाड़ी हो या तीन तलवार हो। ये मैंने मवाजना इसलिए किया है कि कटी पहाड़ी समझा जाता है मुतवस्सित तबके के इलाके हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा शायद सिक्योरिटी की बीफ अप ना होगी। हालांकि ये भी गलत है, सामने ही थाना है, बिल्कुल मुंह पे थाना है, ठीक है जी, और उस पर ये सूरत हाल हो रही है। तीन तलवार जहाँ समझा जाता है कि बड़ा पॉश एरिया है और यहाँ पे तो सूरत हाल ऐसे नहीं बन सकती, लेकिन वहाँ भी बाइक वाले लूट रहे हैं, यहाँ भी बाइक वाले लूट रहे हैं। तो जिन्हें बचाना है वो कहाँ है? जिन्हें बचाना है वो कहाँ है, ये सवाल जो है वो बड़ा अहम है। लेकिन फैसल, आप ये देखें कि इस वक्त शहर में अगर आप खुद निकलें, ड्राइव कर रहे हो, किसी एक इलाके से दूसरे इलाके जाएं, आपको शहर में पुलिस मोबाइल दिखेगी नहीं। हम भी यही क्वेश्चन रेस कर रहे हैं मुसलसल कि पुलिस अपनी प्रेजेंस शो करे शहर में, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं एहलकार, मतलब कई हज़ार की ये नफरी आखिर कहाँ तैनात है, कहाँ खड़ी हुई है, किस जगह को सिक्योर करने में मौजूद है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। इस बिल्कुल सही बात है। लियाकताबाद में हम वो इलाका है लियाकताबाद, कल हम वहाँ मौजूद थे जिसमें 2 शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुए परसों ही रात को, यानी कि मुजम्मिल और तैयब। और उसके बावजूद जब हम कल सुबह उस जगह पे जाते हैं तो 2 मुल्जिमान को पुलिस मोबाइल में बिठाया जाता है, उस पर कपड़ा डाला हुआ है,
जब मैंने उनसे पूछा कि कौन है, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे रुके हुए क्यों हैं, वो पराठे ले रहे हैं जी नाश्ता करने के लिए, और मुल्जिमान को बिठाया हुआ है। अब ये इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है, इस वक्त इन पर फायर हो जाए अगर वो अहम मुल्जिमान है, कोई मुल्जिमान के साथी उनको छुड़ा के ले जाए, आप उनको लेकर जा रहे हैं। अच्छा, ये कोई पहली दफ़ा का सीन नहीं है कि पहली दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ। पुलिस, चाहे वो कोर्ट पुलिस हो, वो मुल्जिमान को जी ख़रीदारी कराने के लिए तारिक रोड ले जाते हैं। तो मतलब ये इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड हम कैसे कर रहे हैं? ये नॉन सीरियसनेस की इंतहा ही। अच्छा, मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर हम वो वाली फुटेज दोबारा चलाएं, ये जो कटी पहाड़ी वाले मामला, अच्छा ये बड़ा गंभीर मामला हुआ था। अच्छा, वो किसी ने वीडियो बना ली, उसको फेसबुक पे लगा दिया, और फेसबुक पे वो बंदा मिल भी गया जो स्नैचिंग कर रहा था। बिल्कुल। जब पीछे से इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि ये तो पहले भी इसको पकड़ा था, पुलिस ने छोड़ दिया, अब गो के दोबारा पकड़ लिया। आज देखिए, इसमें एक मुल्जिम गिरफ्तार हुआ है, सोहेल नाम का, अभी भी एक बाकी है जो इसका मरकजी किरदार है इस पूरी वारदात का। या सिर्फ एक वारदात नहीं की है इन्होंने, कई सारी वारदातें की हैं, इनके सीसीटीवी फुटेजेस भी आई हैं सामने, लेकिन उसके बावजूद अभी तक दूसरा साथी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम 5 दिनों की बात कर रहे हैं सिर्फ सितंबर के, तो उसमें 8 शहरी डकैती मज़ाहमत पे कत्ल हुए हैं। मतलब एक तो लोग अपनी चीज़ों से महरूम हो रहे हैं और उसके बाद अपनी जानों से जा रहे हैं। मतलब और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? इसमें कोरंगी में एक मुफ्ती साहब कत्ल हुए हैं डकैती मज़ाहमत पे, लंदन से डबल MBA करके आने वाला गुलिस्तान जौहर में जीशान कत्ल हुआ है। मतलब ऐसे ऐसे लोग कत्ल हो रहे हैं, हम बीवी और बच्चियों के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अमर, देखें आप तो कब से ये चीज़ कवर करते आ रहे हैं, कोई ये नई बात नहीं है। ये देखें, ये हम जो मनाजिर भी दिखा रहे हैं, कटी पहाड़ी वाले मनाजिर। अब आप ये सोचे कि किसी ने नॉर्थ नाज़ामात ब्लॉक A है जो कि बिल्कुल करीब है, किसी ने वीडियो बना ली, उसको फेसबुक पे चढ़ा दिया, तो वहाँ पे लोगों ने सर्च करके, अच्छा इस मज़े की बात ये है, कराची के जो जितने भी क्राइम करने वाले लोग हैं, इन्होंने अपनी फेसबुक आईडी भी बनाई हुई है। अच्छा, और फैसल देखें ये कितने बहादुर, वैसे इससे ज़्यादा बहादुरी क्या होगी कि फेसबुक आईडी बना के चोरी कर रहे हैं। ना फेस कवर है, ना हेलमेट है, मतलब इन्हें कोई खौफ नहीं है किसी भी चीज़ का ना। मुझे मेरा सवाल यहाँ पर एक सेकंड अमर सुनिएगा, कि खौफ आपको तब नहीं होता जब आपको पता है कि आपकी पुश्त पे किसी बड़े का हाथ है, ओके मैं फंसूंगा तो वो मुझे निकाल लेगा। आप तो माशाल्लाह से फील्ड में होते, चीज़ें देखते हैं, मुझे बताएं कि क्या वाकई ऐसा है, कोई बड़ों का हाथ होता है? देखिए, बड़ों का हाथ ना भी हो तो जो मौजूद पुलिस है वो चालानी अदालत में सही पेश नहीं करती है, ना गवाह अदालत में पेश करती है, जिसकी वजह से मुल्जिमान को सजा ही नहीं होती है। तो वो वैसे ही उनको पता होता है कि वो महीने में या बहुत हुआ 15 दिन में उन्होंने छूट जाना है, तो वो बेखौफी से वारदातें कर रहे होते हैं। असल में असल मसला ये है कि हमें यहाँ पर कम से कम ये करना पड़ेगा कि एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, डेटा बेस सिस्टम। जैसे पंजाब में कोई शख्स वारदातें कर रहा है तो वारदातें करने के बाद कराची आ जाता है, कराची में कोई वारदातें कर रहा है तो वो वहाँ चला जाता है। तो कोई इस तरह का एक डेटाबेस नहीं है जिसमें हम क्रिमिनल्स का डेटाबेस हो, हम देख सकें कि जी ये शख्स जो वारदात कर रहा है इसका असल ताल्लुक वहाँ से है। तो ये होना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह जो इदारे हैं, चाहे वो पुलिस हो, रेंजर्स हो या दीगर इदारे हैं, उनका आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। मतलब ना ये मुल्जिमान के हवाले से चीज़ें शेयर कर रहे हैं, ना ये शेयर कर रहे हैं कि जी कहाँ कहाँ वारदातें ज़्यादा हो रही हैं। मतलब मुख्तलिफ चीज़ें अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी तमाम इदारों के दरमियान तो बड़ी आसानी हो जाएगी इन मुल्जिमान को पकड़ने में। ये क्यों नहीं हो पाती है, आखिर क्या मसला? एक तो सवाल ये। दूसरा ये कि हम अब उन बदनसीबों की भी तस्वीर चला रहे हैं जिनको कभी उनके घर वालों के सामने, कभी उनकी बीवी बच्चों के सामने मार दिया जाता है। ये अहमर, मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर बार होती है चीज़, हम भी रिपोर्ट करते हैं कि जी फ़लाँ बोर की पिस्तौल थी, फ़लाँ बोर की गोलियां थी। असला कैसे आ रहा है कराची में? कोई इसका रुकावट नहीं है इस पे। इतने लोगों के पास खुलेआम मसला है। मैं और आप अभी निकले, हम 5 नाकों से होते हुए जाएंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे नाके अब हर शख्स को पता हो गया है। ये बिल्कुल आपका सही पॉइंट है। आप यहाँ से निकलें, आपको अवारी टावर के पास या फिर फवारा चौरंगी के पास पुलिस मोबाइल दिखेगी, नीपा चौरंगी के ब्रिज के पास या नीचे पुलिस एहलकार आपको दिखेंगे। इसी तरह ब्रिगेड में, थाने की हदूद में, मज़ार कायद के पास आपको पुलिस मोबाइल मिलेगी। ये सबको पता चल गई हैं चीज़ें। मतलब पुलिस अपनी हिकमत अमली यहाँ तक भी तब्दील नहीं कर रही है कि कम से कम वो स्पॉट ही चेंज कर लो, जहाँ पर रोज़ जो है वो नई जगहों पे नाके लगाए जाएं, लोगों को रोका जाए, पता किया जाए कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या चीज़ कैरी करके जा रहे हैं। तो नाके भी वही बरसों पुराने जो लगते आ रहे हैं, जो मकामात पता है वहीं पे तो वो जाहिर है उन जगहों पर आम शहरी गुजरता है, वही रुकता है। अच्छा अहमद, मुझे बताएं कि ये एक, क्योंकि हमने बहुत सारे पुलिस अफसरान से राबता करने की भी कोशिश की लेकिन उन्होंने आना पसंद नहीं किया। हमारा हक है सवाल करना, लेकिन वो जवाब देना पसंद नहीं करते। मुझे ये बताएं कि इस शहर में आपने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की है, आपको क्या कमी लगती है, कहाँ कमी लगती है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए तो कराची में कुछ % सुधार आ सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो कि लाहौर में हो चुका है और कराची में नहीं है। मतलब
कम से कम इस शहर में 20,000 कैमरे लगने की, लेकिन वो एक्टिव कैमरे होने चाहिए। एक्टिव कैमरे होने चाहिए। अभी भी जो है वो 2300 कैमरे जो है वो शहर में लगे हुए और उनके कैमरों का रिजल्ट हद से ज़्यादा ख़राब है। यहाँ तक कि आप गुजरती हुई गाड़ी का रंग नहीं देख सकते सही, तो आप क्या उसमें जो है वो मुल्जिमान की शक्लें देखेंगे। तो इसी तरह कम से कम अच्छे पिक्सल्स के 20,000 कैमरे शहर में लगे हों तो मुल्जिमान के हवाले से कुछ मतलब इस जराइम में कुछ कमी आ सकेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमर, आप हमारे साथ मौजूद थे। और कराची हमेशा का है और कराची वाले जो हैं वो किस दम से यहाँ रहते हैं कि क्राइम जो है वो उन्हें पीस रहा होता है, महंगाई उन्हें दूसरी तरफ से दबा रही होती है। कराची में टमाटर और प्याज के दाम तो नीचे आए, लेकिन फिर हुआ ये कि जिसमें डाल के वो बनानी है मुर्गी, उसके गोश्त की कीमत को पर लग गए हैं। कितने में मिल रही है? 600 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। अब ये वो है जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर लोग रेट भी चेंज कर देते हैं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। चंद रोज़ पहले तक कराची में मुर्गी का जो गोश्त 400 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, अब अचानक उसकी कीमत 600 रुपये किलो हो चुकी है। यह इजाफा कहाँ तक जाएगा और इजाफे से खुद ख़रीदारों पर क्या बीत रही है और इजाफे की वजह क्या बताते हैं मुर्गी फरोश, जानते हैं हम उन्हीं की ज़बानी। हर चीज़ महंगी है और ज़्यादातर ये दुकानदारी महंगे करते हैं, हुकूमत नहीं कर रही है। सैलाब मुर्गी पर तो नहीं आया, ये मुर्गी भी महंगी कर दी। हमें कुछ भी हो, आवाम मरे, महंगा हो, हमने खाना है। गाय का भी खाते हैं भाई, ये भी खाते, क्या करें, हर चीज़ महंगी कर दी है, सस्ता क्या है। ये महंगा क्यों हो गया अचानक? अभी चंद रोज़ पहले तक 400 रुपये, 450 की बिक रही थी। बस सर यही बताया जा रहा है कि अभी पीछे जो ना फार्म तबाह हो गए हैं, पानी में सारा सैलाब की वजह से माल नहीं है, माल शॉर्ट है। अब एक दिन में 100 रुपये किलो गोश्त बढ़ते हैं तो ग्राहक हमसे आके लड़ता है, भाई कल आपसे ये रेट लिया था, आज ये रेट है। इस टाइम पे फार्मरों की बदमाशी लगी पड़ी है, बोलते पानी में माल बह गया, क्या नाम है, सैलाब आ गया, हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, लेकिन माल फिर भी आ रहा है। कराची में पोल्ट्री होलसेलर्स के एक रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे मालूम करेंगे कि मुर्गी के गोश्त की कीमत में जो इजाफा हुआ उसकी वजह क्या है। तलब की वजह से है, पीछे माल जो है ना वो है नहीं, सैलाब की वजह से, बारिशों की वजह से कराची के गिरदोनवा में माल नहीं डला, जिसकी वजह से ये इस वक्त मुर्गी की बहुत कमी हो रही है। सैलाब की वजह से अंदरून सिंध से कराची आने वाले रास्तों की बंदिश अपनी जगह, लेकिन मुर्गी बेचने वालों ने बता दिया है कि आइंदा दिनों में मुर्गी का गोश्त मज़ीद महंगा हो सकता है। जी हाँ, 600 रुपये किलो मिलने वाला गोश्त मज़ीद महंगा किया जा सकता है। याद आया, कराची में कमिश्नर कराची का दफ्तर भी तो है जो कीमतों को चेक करता है। क्या उनको कुछ मालूम है कि कराची में चीज़ों के दाम कहाँ जा रहे हैं? कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। इस पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर लाइफ स्टॉक सिंध अब्दुल बारी पताफी साहब। पताफी साहब, ये तकरीबन जो पोल्ट्री फार्म है, जब ये कराची में ही है या कराची की हदूद में ही है, तो चिकन की कीमतें बढ़ाने की असल वजह क्या है? देखें, ये कहना कि सिर्फ कराची में पोल्ट्री का काम है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी सिंध में पोल्ट्री का काम है और हमारी बैकयार्ड पोल्ट्री, जिसको आप देसी जो है वो चिकन भी कहते हैं, वो सारी की सारी हमारी रूरल सिंध में है। और रूरल सिंध में तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे कंट्रोल शेड हैं और उन कंट्रोल शेड भी डूबे हुए हैं, तो ये पोल्ट्री का नुकसान भी पूरी सिंध में हुआ है। अच्छा, तो सर क्या सैलाब के नाम पर कराची वालों की जेब पर डाका डालना आपको दुरुस्त लगता है? देखें, आप कह रहे हैं कि सैलाब के नाम पे कराची वालों की जेब पे डाका डालने। देखें, पूरी सिंध डूबी हुई है और कराची सिंध से बाहर नहीं है, कराची भी सिंध का हिस्सा है। और जब हमारे एक भाई पूरी सिंध में डूबे हुए हैं, तो दूसरे भाई जो बचे हुए हैं, जो मुखिर हजरात हैं, उनका और हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन अपने डूबे हुए भाइयों की मदद करें। और ये तासुर देना कि कराची के जेब पे डाका डालना, ये मेरे ख्याल में इंतहाई नामुनासिब है, बायास्ड है। और इस तरह का तासुर दे के यहाँ पे फिर लसानी जो हवा है
उसको फैलाने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा पतावी साहब, हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप चिकन पे बात करेंगे, लेकिन आप लसानी मामला की तरफ चले गए। अच्छा, प्याज टमाटर की तरह क्या मुर्गी भी इंपोर्ट करना पड़ेगी? देखें, मुर्गी शायद इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो बचे हुए हैं, और ख़ास तौर पे जो पोल्ट्री का काम है उसमें पंजाब में भी काफ़ी काम है, और ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब में जो इस सैलाब से बची हुई है, वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे थोड़ा ये काम ज़्यादा बढ़ जाएगा, और लोग बढ़ाएंगे काम तो आगे ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो जाएंगी। अच्छा सर, मुर्गी की कीमत में मनचाहा इजाफा, मनचाहा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब चाहा जाता है कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, आवाम को परेशान कर दिया जाता है। इसका क्या हल है? क्या कहीं पर जाके ये हमें फुल स्टॉप नज़र आएगा लगता हुआ, ये कीमतें ऐसे ही आसमान पे जाएंगी, आसमान से बातें करेंगी? देखिए, जहाँ पे 60% पाकिस्तान डूबा हुआ है, वहाँ पे हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं। सब्ज़ी की कीमतें बढ़ गई हैं, आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, गंदम की कीमतें बढ़ गई हैं, जितनी हमारी अजनास हैं उन सब की कीमतें बढ़ गई हैं, क्योंकि सारी चीज़ें शॉर्ट हो गई हैं। जब ये डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल है तो उस तहत हमारे लोग जो हैं उसका फिर फ़ायदा उठाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ पे पूरा 60% पाकिस्तान डूबा हुआ है, तो 40% पाकिस्तान जो बचा हुआ है उनको सोचना चाहिए कि वो अपने भाइयों के लिए इस वक्त मौका नहीं है कि वो चीज़ें महंगी करके ज़्यादा मुनाफा कमाएं। उनको बल्कि चीज़ें सस्ती करके उन भाइयों की मदद करनी चाहिए। बारी पताफी साहब, आपने हमसे बात की और हमने एक सरकारी मौक़िफ़ तो लिया। इस वक्त क्या है इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। सदर पोल्ट्री एसोसिएशन राव अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब अस्सलाम वालेकुम। ये हमने पताफी साहब से भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि जी इस वक्त पूरे सिंध में जो सिचुएशन बनी हुई है उसका फॉल बैक जो है वो कराची पे आया। मुझे बताइएगा, सूरत हाल ऐसी ही है कि जो पूरे सिंध में जो जहाँ जहाँ पोल्ट्री का काम था वो ठप हुआ सैलाब की वजह से, इसलिए ये मामला ऐसे हो रहे हैं या फिर कोई और चीज़ भी है? ये तो मामला तो है, ये तो तकरीबन इससे तो इसको डिनाई नहीं कर सकते किसी सूरत भी। ठीक है, लेकिन जो है ना इसमें हमारे जो बेसिक जो कराची में जो मसला है ना, मसला हमारा मेन ये है कि पूरे पाकिस्तान में जो है मंडी का सिस्टम है, चेक एंड बैलेंस है कि रोज़ाना मुर्गी आ रही है तो इसका रेट क्या है और सेल हो रही है तो इसका रेट क्या है। लेकिन कराची में बदकिस्मती से कोई मंडी नहीं है। जो यहाँ के जो सप्लायर्स हैं वो एक व्हाट्सएप के ज़रिए रेट निकलता है, पहले जो है जो फार्मर्स हैं उनका निकलता है, उसके बाद जो सप्लायर्स हैं वो 14 रुपये 16 रुपये रख के अपना निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो अपनी मर्ज़ी से कई दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिवाइज हो जाता है। यानी कि एक रेट निकालते हैं, उसके बाद वो उस रेट पे फार्म से सौदे नहीं होते, वो फिर दोबारा रिवाइज कर देते हैं। सही। तो यानी कि जब भी कोई ऐसा कोई बड़ा दिन होता है, और मुर्गी का ऐसा मामला है कि ये इंपोर्ट वगैरह नहीं करनी पड़ती, 32 से 34 दिन में मुर्गी तैयार हो जाती है कंट्रोल शेड में। तो राव साहब, इसका मतलब हम ये निकालें कि जब हालात इस तरह के आते हैं तो फिर रेट्स फौरन ऊपर चले जाते हैं और कोई रोकने वाला, कोई देखने वाला नहीं, चेक करने वाला नहीं है। अगर जो सरकारी सतह पे चेक भी करते हैं कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर, तो वो सिर्फ और सिर्फ दुकानदारों से पूछते हैं। हाँ। जहाँ आ चुकी होती है और उनको जिस रेट में मिलता है उसके जो है, आपको पता है मैंने व्हाट्सअप भी किया है कि उनका रेट निकलता है, वो अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं। दुकानदारों का रेट में कोई नहीं होता, वो एक अपना मुनासिब सा रेट बीच में प्रॉफिट और मार्जिन रख के सेल कर देते हैं, और उसमें कोई उनकी रोक टोक भी नहीं है कि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपने इतना रखना है। हाँ। तो ये जो एक मिडल मैन ही कह लें, तो इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है, इसको देखने वाला कोई भी नहीं है। बिल्कुल, मैं जो है इसके लिए मैंने बहुत पिछले दिनों में दुकानदार एसोसिएशन रिटेलर की तरफ से हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, मुख्तलिफ डीसीज़ के पास लोगों को समझाने की कोशिश की, मैंने पटिशन भी की हाई कोर्ट में कि एक ऐसा सिस्टम होना, मैकेनिज़्म ऐसा बना जाए कि जो रेट बिल्कुल साफ़ तरीके से निकले और आवाम को, शहरियों को
और ख़ास तौर पे मीडिया वालों को भी पता हो कि एक मंडी हो जहाँ से रेट दुकानदारों को क्या रेट मिलता है और वो आगे क्या रेट बेच रहे हैं, सही, ये सबके सामने आएगा। पूरे पाकिस्तान में यही निज़ाम है। अच्छा, यहाँ बदकिस्मती सबसे बड़ी मंडी पाकिस्तान में, सिंध में उस हिसाब से सेल नहीं है मुर्गी की। पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी मंडी, सबसे ज़्यादा खपत जो है वो कराची में जी। और कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान की पूरे की अलग और सिर्फ कराची की अलग। क्योंकि पंजाब में वो छतरे वगैरह होते हैं, अपर में भी दुम्बे वगैरह वाले मामला होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं राव साहब कि क्या जो आम आवाम हमें देख रही है वो मुर्गी खाने का सोच सकती है? क्योंकि अभी तो सोचा भी नहीं जा सकता, 600 कौन खरीदेगा? रेट कम होंगे या 600 से मजीद ऊपर जाएंगे? असल में मसला इसमें यही है कि डिमांड एंड सप्लाई पे अगर रेट, कमिश्नर साहब ने जो, इकबाल मेमन साहब ने पिछली मीटिंग में जो रेट फिक्स कर दिए थे, वो भी फार्मरों के ने जो उनको रेट दिए उन्होंने वो गलत दिए, समझ नहीं आए उनको। असल में ये होता ही डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। लेकिन उसमें भी ये है कि अगर इतनी शॉर्ट मुर्गी नहीं है, आप पीछे जाएंगे पंजाब में, आपका मुल्तान का जो रेट है इस टाइम पे तकरीबन जो है उन्होंने अनाउंस करते हैं वो 235 रुपये। हाँ। वो उसमें 20 से 22 रुपये लेस देते हैं, ठीक है, सप्लायर्स को। 18 रुपये 20 रुपये वो कुछ दुकानदार को लेस करता है, कुछ अपने पास रखता है। तो वो रेट जो है ना 235 रुपये मतलब है। और हमारे पास जो है 330 रुपये फार्मर ने, ठीक, और फिर वो और उसके बाद सप्लायर ने जो है 342 रुपये का रेट। असल मसला जो है, राव साहब बहुत शुक्रिया आने का और हमें समझाना है मसला ये हो क्या रहा है। तो आप जब जाएं और दुकान वाले आपको बताएं कि इतना हो गया है, तो वहाँ पे दुकान वालों से जो है आप लड़े नहीं, क्योंकि पीछे से जब कहते हैं ना माल महंगा आ रहा है, ये है पीछे उस सप्लायर। राव हमारे साथ मौजूद था, आपका बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, मज़ीद चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, तो बलोची ज़बान में पहली फ़िल्म दोदा सिनेमा घर में हाउसफुल का बोर्ड इसने लगा दिया है और रिलीज़ हो गई है ये। और आप ट्रेलर में तो देख ही चुके हैं कि ये कहानी जो है वो एक साबिक बॉक्सर के गिर्द घूमती है। इसका ताल्लुक जो है पसमानदा इलाके से होता है। अब किस तरीके से मेहनत और जद्दोजहद करता है और उस फिल्म में कितनी मेहनत और जद्दोजहद हुई है, तो इस वक्त हमारे साथ जो कास्ट है वो मौजूद हैं। हमारे साथ लीडिंग एक्टर शोएब हसन मौजूद हैं। शोएब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। इसके अलावा डायरेक्टर जो है आदिल बसिंग जो हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम। और उसके साथ जो हैं हमारे साथ जो हैं वो एक और कैरेक्टर भी इस फिल्म के मौजूद हैं। हमारे साथ इमरान बलोच भाई भी मौजूद हैं। इमरान भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो जनाब, मूवी नाम क्या सोच के रखा, इसका मतलब क्या है? बेसिकली दूधा जो इंस्पायर हुए उस नाम से वो इसलिए हुए क्योंकि कल्चरली बलोचों के कल्चर में एक स्टोरी है दूधा जो रिवेंज टेकर है। तो इस वजह से उस नाम से इंस्पायर हुए। मगर लिटरली अगर उसकी मीनिंग में जाएं तो उसका मीनिंग बनता है कि बैरियर ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर, तो अपने कल्चर और ट्रेडिशन को लेके चलने वाला बंदा। अच्छा। तो इस वजह से उस नाम से इंस्पायर होकर फिर हमने वो नाम कैरेक्टर का नाम दिया। अच्छा शोएब, लीडिंग कैरेक्टर आपका है जी, किस तरह से आपको ट्रेन किया गया पहले, किस तरह से किरदार निभाया? बिकॉज जाहिर है किसी और का किरदार और फिर एक बेहतर नाम हो उसमें फिट हो जाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। और इस कैरेक्टर के लिए मैंने 3 मंथ्स ट्रेनिंग ली बॉक्सिंग की। अच्छा। और जी, और मैंने अपनी लाइफ में इस मूवी के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है। ख़ास इस मूवी के लिए आदिल साहब ने बहुत मेहनत करवाई है, क्योंकि इस फिल्म में मेरे 4 कैरेक्टर्स हैं। अच्छा। हाँ जी, एक मैं ही हूँ, लेकिन उसमें 3 अलग अलग वेव्स हैं। तो उसके लिए बहुत मुश्किल था मेरे लिए करना। तो आदिल ने जैसे मुझे ट्रेन किया तो मैं डांट शांट पड़ती थी? मुझे ख़ास नहीं, मुझे थोड़ा सुकून में काम करवाते थे। दूसरे जितने टैलेंट था उनको बड़ा तो मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और रिस्पांस जिस तरह से मिल रहा है हमें, ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है। हम बहुत अच्छा इमरान भाई, ये जो कॉन्सेप्ट था कि जी लैंग्वेज जो है आपने उसको बलोची रखनी है, इस कॉन्सेप्ट के पीछे मोटिव क्या था
और इसका कैसा रिस्पॉन्स है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो अपनी ज़बान से इतनी मोहब्बत करते हैं। सही है, उन्होंने जब इस तरीके की चीज़ रिसीव की कि मेरी अपनी ज़बान में एक मूवी आ रही, तो उन्होंने कैसे इसको रिसीव किया? क्योंकि ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम बलोची लैंग्वेज में एक फ़िल्म बना रहे हैं। बाकी ये आपको आदिल भाई बेहतर बता सकते हैं कि किस चीज़ पे है, किस मुद्दे पे है, ये आपको वो बेहतर बता सकते हैं। ठीक है आदिल भाई, फिर जब लैंग्वेज वाली चीज़ मैंने आप जब पूछी तो लोगों ने इसको कैसे, जब देखने आ रहे हैं उसको कैसे पसंद कर रहे हैं? लोगों को देखें, जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है ना कि आपको अगर कोई अपनी कम्युनिटी अपने लैंग्वेज से अगर आपकी कोई चीज़ आती है तो आप डेफिनेटली आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, और फर्स्ट टाइम हो तो और ज़्यादा उसमें आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। सिलेक्शन है वो लैंग्वेज की बलूची में करना क्यों है, एक तो मैं खुद बलोच हूँ, तो मेरी कंफर्टेबल जोन है मेरे लिए उसमें, उस लैंग्वेज में कहानी बताना, और उस ग्रास रूट से मैं हूँ तो मुझे ज़्यादा पता है कि किस तरह से उसको मैं अच्छा प्रेजेंट कर सकता हूँ। और दूसरी बात के जो मेरी एक और ख्वाहिश थी कि जितने भी बाकी कौमी और ज़ुबान हैं, सिंधी हो गई, आपकी पश्तो हो गई, जो मेन स्ट्रीम में नहीं आते, तो उनको एक काइंड ऑफ मोटिवेशन, ये काइंड ऑफ ऐसा हो कि उनको सपोर्ट करूँ कि देखें अगर हम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते। और इस तरह से एक वेरियस डायरेक्शन देना आपकी इंडस्ट्री को कि और भी चीज़ें हैं, उसमें भी आपको और कंटेंट्स मिल सकते हैं। तो ये एक अप्रोच थी कि इस लैंग्वेज में हम काम करते हैं। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिल्म पे मेहनत तो बहुत हुई है, लेकिन जैसे हम कह भी रहे हैं ना कि हाउसफुल है, आप सेटिस्फाई हैं, वो चीज़ वापस मिली जितनी मेहनत लगाई गई? जो हमारी फिल्म रेडी थी 2020 को रेडी हो चुकी थी, मगर कोरोना बीच में आ गया था, तो उसके बाद एक लंबा वेट हमारे लिए गुजरा है, और फिर उसको सिनेमा तक लाना एक बड़ी जद्दोजहद, एक तो कंप्लीट करना, उसको लिखना और कंप्लीट करना, फिर सिनेमा तक लेके आना, और ऐसे हालत में जहाँ पर मुल्क इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है और डिज़ास्टर्स भी अभी हमारे साथ ही हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा चैलेंज था। और जो रिस्पॉन्स हमें मिला वो ओवरवेलमिंग था हमारे लिए, और वो कहीं हमें जाके एक सुकून भी मिला एक कि यार इतनी वेट के बाद लोग जब इसको देखने आ रहे हैं तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। सबसे बड़ा वो मुझे लगा कि लोग हाउसफुल रहा, और जो रिस्पॉन्स आया तालियों से, सीटियों से, और जो कैरेक्टरों से उन्होंने कनेक्टिविटी जो उनकी हुई, वो एक बड़ा रिवार्ड था हमारे लिए पूरी टीम के। क्योंकि ये हमारी अपनी कहानी है। अब हम अगर बाहर देखते हैं कोई मेटावर्स की मूवी आ गई, सब लोग देखने जा रहे हैं, हॉलीवुड की मूवी आ गई, सबने कहा भाई बड़ी साई-फाई ज़बरदस्त फिल्म है, लेकिन ये कहानियाँ जो हमारी अपनी मिट्टी से जुड़ी हैं, जो हमारे कल्चर, जो हमारी सकाफ़त से जुड़ी है, बॉक्सिंग हमारे खून में रचा बसा हुआ है, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा ये बात करते हैं कि आपने कहा कि मेहनत आपने की, 3 महीने की ट्रेनिंग हुई। मैं चाहूँगा थोड़ा सा लोगों को ये भी देखने बताएं कि जब आप एक मेथड एक्टिंग की तरफ जाते हैं तो किस तरीके से अपने आप को अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से हटा के, क्योंकि आप नॉर्मल ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं, आप यू आर नॉट अ बॉक्सर, बिल्कुल, लेकिन एक बॉक्सर की ट्रेनिंग ये अलग चीज़, और वो मेंटली उसी तरीके से सोचना जिस तरह एक बॉक्सर सोच रहा है, ये इस चीज़ को कैसे अचीव किया? देखिए मेरे लिए मुश्किल इसलिए था क्योंकि मैं एज अ फैशन मॉडल मैंने काम किया 7-8 साल से पाकिस्तान में, तो एज अ मॉडल तो मैं एक स्टेचू, एक पुतला हूँ, उसको सिर्फ कपड़ा पहनाना है, लेकिन कन्वर्ट होना एक्टिंग करने में ये बहुत ही मेरे लिए मुश्किल था। और आदिल ने जिस तरह से मुझे गाइड किया इस कैरेक्टर्स के लिए, इस जर्नी के लिए, तो बड़ा अच्छा था मेरे लिए, और मैंने बहुत मेहनत की और काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए, अलग अलग वेव्स के जितने भी मेरे जो कैरेक्टर्स थे उनके लिए मैंने बाकायदा ऑडिशंस दिए, और बहुत होमवर्क किया इस फिल्म के लिए। तो बहुत ही मुश्किल होता है जब आप कोई नई चीज़ करने जाओ, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट होता है आपके लिए, और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, और मैंने मेहनत और कोशिश की, आज रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। ज़बरदस्त, वही ना, मेहनत रंग लेके आती है। अच्छा इमरान, मुझे बताएं कि आपका क्या कैरेक्टर, आपका सफ़र कैसा रहा? जी, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं थिएटर करता आ रहा हूं, मतलब करता हूं मैं थिएटर प्लेज वगैरह चीज़ें। ये 4 साल से मैंने एक्टिंग की है, और एक्टिंग के बाद मैं एक थिएटर प्ले कर रहा था, तो उसी थिएटर प्ले में बाय चांस आदिल भाई वहाँ बैठे थे, मुझे देख रहे थे। तो उस प्ले के एंड होने के बाद एक बंदा आया, लड़का है मेरे पास, कि हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप उसमें काम करना चाहते हैं? नहीं, मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ, मसला नहीं है। फिर मेरी बात हुई आदिल भाई से, आदिल ने, मतलब आदिल की टीम से, उन्होंने मुझे बुलाया
कि इस तरीके का कैरेक्टर है, आप करना चाहते हैं या नहीं। किस तरह का कैरेक्टर? कैरेक्टर बिल्कुल एक बिजनेस माइंड कैरेक्टर है। ओके। मतलब वो एक विलन है, ईगोइस्टिक विलन है, इस तरीके का वो एक कैरेक्टर आपकी है। चीज़ से पता चला कि मुश्किल लगा आपको ये। मुश्किल तो काफ़ी है क्योंकि मैं उस तरीके का बंदा नहीं हूँ, मैं उस तरीके का पर्सन नहीं हूँ बना दिया गया और उस तरीके से मुझे बना दिया गया है, तो डायरेक्टर का कमाल है। हाँ सही। नहीं फिर आपने भी तो कमाल किया ना, आपने भी फिर उसमें आप ढले, हाँ, उसको आपने बखूबी निभाया, तो फिर ये आपका भी कमाल है। मुश्किल हुई है आपको सिखाने में? ख़ास इमरान को नहीं हुई, क्योंकि थिएटर का बंदा है। हाँ सब, मगर जितने भी मेरे एक्टर्स थे मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि जो कैरेक्टर्स मैंने लिखे हुए थे वो भी आम जिंदगी के कैरेक्टर थे। मतलब वो कोई लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स नहीं हैं। वो जब आप उनको देखेंगे तो आपको फील होगा कि ये आपके गली मोहल्ले में रहने वाले कैरेक्टर हैं, ये कोई एलियन कैरेक्टर नहीं है जिनसे आप जैसे आप कह रहे हैं ना मेटावर्स उस तरह के कैरेक्टर्स नहीं हैं। तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इन कैरेक्टर्स के। और एक और बात कहूँगा, बिल्कुल सॉरी आदिल को काट रहा हूँ, इनकी जो सिलेक्शन है वो बहुत कमाल की है। जितने भी एक्टर्स इन्होंने लिए हैं बिल्कुल उसी कैरेक्टर में है। आप जब मूवी देखेंगे आपको फील नहीं होगा कि ये कोई बाहर से है या वो कुछ अलग लग रहा है। आखिर में शॉर्टली मुझे बता दें, नेक्स्ट इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट सोच रहे हैं या कुछ और सोच रहे हैं? सर फिलहाल तो अभी हनीमून पीरियड में हूँ फिल्म के साथ, कि मैं थोड़ा एंजॉय करूँ इतने साल मेहनत के बाद। तो अभी तो उसमें ही है कि सिनेमास के अभी हो, फिर खलीज को हम फोकस कर रहे हैं और नॉर्थ अमेरिका को फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो सकता है वहाँ से। देन OTT फिर कहीं पे रिलैक्सेशन के बाद स्क्रिप्ट तो बहुत सारे हैं पाइपलाइन में, कुछ इसी तरह के हैं, कुछ और मज़ीद कमर्शियल्स हैं, तो कुछ उर्दू मीडियम्स के भी हैं, तो उसमें सोच रहे हैं हम। क्योंकि अभी हमारी इस फिल्म में जो हमें सपोर्ट किया मेट्रो लाइव में, इसको मैं इनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने हम पे भरोसा किया और बलूची ज़ुबान की फ़िल्म को सिनेमा तक लेके आए। और प्लस में अपने जितनी भी मेरी प्रोडक्शन है, नूसाज फिल्म्स है, जान फिल्म्स और बान फिल्म्स हैं, इनका भी बड़ा सपोर्ट, प्लस मेरी टीम, और फिर इंशाल्लाह दोबारा से इनको इकट्ठा करके एक और प्रोजेक्ट लेके आना, तो थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर मैं स्टार्ट। चलें, ज़बरदस्त। मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ। यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बलियारी में जाके इस तरह की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज की, और वहीं से उस वक्त की मैं 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, अंदाज़ा हो रहा था कि काम भी किया है, आपको शायद याद हो तो। एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुएब आप मौजूद थे, इमरान भाई आप आए, और आदिल आपको बेस्ट ऑफ लक, सबको बेस्ट ऑफ लक जी। ऑलरेडी ये मूवी जो है फुल के बोर्ड लगाए हुए हैं, और ज़रूरत इसी चीज़ की हमें, हमारी अपनी कहानियाँ, हमारी गली मोहल्ले, हमारे घरों की, हमारी अपनी सकाफत की कहानियाँ जो हैं वो हम प्रमोट करें तो ज़्यादा बेहतर है जी। आखिर कह रहा हूँ कि ये अभी पूरे पाकिस्तान में है और उर्दू लैंग्वेज में भी है जी। शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है, मगर उर्दू लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, तो वो जाके देखें और मूवी इंजॉय करें और इसको अप्रिशिएट करें। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे हम कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।